चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम। तो पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रिक पावर किया था और इलेक्ट्रिक पावर के जो बेसिक क्वेश्चंस थे और जो भी बोर्ड के क्वेश्चन थे हमने मोस्टली कवर कर लिए हैं। कुछ 4-5 क्वेश्चन और हैं मुझे वो डिस्कस करने हैं, और उसके अलावा छुटमुट चीज़ें हैं जो हमारी थी पहले एनसीईआरटी में दे रखी हैं पहले, पर हम कराते ही नहीं पहले। क्यों? क्योंकि उसका लिंक नहीं है कहीं भी, वो विदाउट लिंक चीज़ें हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लिंक नहीं है, तो लास्ट में करने में मुझे ज़्यादा सूदिंग लगता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहले हल्का सा रिवीजन पावर का कि हम अब तक कहाँ पे, मतलब हमारा पोजीशन क्या है पावर में। तो पावर हमने स्टार्ट किया था इस फॉर्मूले से, वी से, कि वोल्टेज इनटू करंट, और उससे ही पहले पावर क्या थी, वर्क डन पर यूनिट टाइम पावर थी। वी में अगर मैं वोल्टेज की वैल्यू पुट कर दूं आई आर तो फॉर्मूला बन जाता है आई स्क्वायर आर। अगर मैं आई की वैल्यू पुट कर दूं वी बाई आर तो फॉर्मूला बन जाता है वी स्क्वायर बाय आर। तो मेरे पास ये 2-3 फॉर्मूले हैं किसके, पावर के। इन पावर्स के फॉर्मूले का यूज़ करके मैंने कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जिनमें क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे आते हैं कि सीरीज और पैरेलल में अगर 2 बल्ब कनेक्ट करोगे, 3 बल्ब कनेक्ट करोगे, तो उनके अंदर किस में पावर ज़्यादा आएगी और किस में पावर क्या आएगी, कम आएगी। ठीक है, इसको हमने क्वेश्चन को 3 तरीके से किया था, मतलब 6 बार मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था लास्ट क्लास के अंदर, एक ही क्वेश्चन को बार बार अलग अलग तरीके से। पर अगर आपने लास्ट क्लास देखी है तो आपको इतना तो पता लग गया कि कब सीरीज का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कब हम यूज़ करेंगे पैरेलल का। एक चीज़ और होती है कि वैसे एक टर्म आती है हीट, एक टर्म आती है पावर और एक टर्म आती है हीट। जो ये वर्क डन है ना, इसी को हीट बोलते हैं। तो हीट वैसे क्या आएगा यहाँ से, पावर इनटू टाइम जो है वो हीट आएगा। अगर मैं हीट का फॉर्मूला यूज़ करूँ आई स्क्वायर आर, तो पावर की वैल्यू आई स्क्वायर आर और मल्टीप्लाई बाय टी। तो वैसे ही फॉर्मूला आपने 10th क्लास में भी किया हुआ है, आई स्क्वायर आर टी, पर याद नहीं होगा। ठीक है, जो बीच में 11वीं क्लास आती है ना, 11वीं क्लास सब भुला देती है हमें, है ना। पुराना तो भुला देती है ना, 11वीं का याद रहता है ना पुराना याद रहता है, सब एकदम खाली। ये जो है हिस्सा एकदम खाली हो जाता है हमारा 11वीं के बाद। फिर 12th में थोड़ा थोड़ा वापस ठीक होता है और हम मोमेंटम वापस गेन करते हैं। तो सब 10th की चीज़ें हैं थोड़ी थोड़ी, कि पावर है टाइम, ये आई स्क्वायर आर टी जो हीट है। पर कई बार क्या होता है कि जब हमें टॉपिक्स के अंदर हीट निकालनी होती है तो हम टाइम यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो कभी कभी, ठीक है, हीट के लिए बोलेगा कि हीट कंज्यूम निकालो या पावर निकालो, तो हम यूज़ आई स्क्वायर आर ही करते हैं इन वोट। तो ये थोड़ा कन्फ्यूज़न है कुछ क्वेश्चंस के अंदर, हम देखेंगे अभी। तो हीट निकाली है लेकिन हमने निकाली है वॉट के अंदर, मतलब इतने जूल कंज्यूम हुआ है पर सेकेंड। तो बहुत बार आप देखोगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है हीट निकालो और 4 ऑप्शन अगर ऑब्जेक्टिव में, चारों वोट में है, तो एक्चुअल में निकाली गई पावर ही है। बट वो पावर क्या है, पावर पर यूनिट टाइम जब यूज करोगे, पावर इनटू टाइम जब करोगे तो क्या आ जाएगी आपका, तो वर्क डन और हीट आएगा। तो कई बार जब क्वेश्चन में हीट बोलता है कि हीट लॉस निकालो, तो ज़्यादातर जो हीट लॉस होता है वो पावर में निकाला जाता है, मतलब इन टर्म्स ऑफ मेरा आंसर क्या आएगा, वोट आएगा। तो इन्हीं चीज़ों का हमें यूज़ करना है सॉल्व करने के लिए। चलो कुछ क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। टोटल 4 या 5 क्वेश्चन है इसको डील करने के लिए। ये पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है 3 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस हैं, तीनों का रेजिस्टेंस आर है एंड उनको कनेक्ट किया है सीरीज में विद अ डीसी सोर्स। तो अगर डायग्राम बनाएंगे तो 3 रजिस्टर हैं, आर 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 आर। ठीक है, सुना होगा पहले कभी आपने आर आर आर, सुना है कभी आर आर आर। और वोल्टेज यस। दे रखी है सीरीज में, दे नहीं रखी वोल्टेज वी मान ली, चलो ठीक है। कौन गायब हो गया, प्रेम गायब हो गया, बताओ। प्रेम चला गया, यहाँ से भी प्रेम चला गया, है ना। आदित्य, तेरी तो वॉइस यस आ सर। रही है। ये प्रेम कहाँ चला गया। पता नहीं सर। नेटवर्क इश्यूज, लोगों के साथ नेटवर्क इश्यूज बहुत होते हैं। तो आर 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 3 रेजिस्टेंस सीरीज में है, वोल्टेज वी है, और बोल रहा है कि इन तीनों की जो पावर है वो कितनी है, एक्स है। ये जो पावर एक्स है वो तीनों की मिलाकर है, तीनों की जो कंबाइन पावर है वो कितनी आ रही है, एक्स। तो अगर मैं इसको यूज करूंगा, मुझे पावर एक्स निकालनी है, तो पावर का फॉर्मूला क्या है, आई स्क्वायर आर। अब देखो यहां से तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन कितना आएगा, वो आएगा 3R। कितना आएगा, 3R। और ये वोल्टेज कितनी है, वोल्टेज कितनी है, V। तो जब मुझे वोल्टेज पता है टोटल और मुझे टोटल रेजिस्टेंस पता है, तो क्या मैं पावर निकाल सकता हूँ।
पावर का फॉर्मूला मैं क्या यूज़ करूँगा, यस। वी स्क्वायर बाय आर, और मैंने वहाँ से क्या निकाल ली, पावर निकाल ली। तो अगर पावर यहाँ से वी स्क्वायर बाय आर एस लिख लिया इसको, हमें क्वेश्चन में गिवन है इस कंडीशन में जो कंबाइंड पावर है वो कितनी है, एक्स है। तो यहाँ पे एक्स आ गया, वी स्क्वायर आ गया, और आर एस कितना आ गया, 3r। ये मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई, ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई यूजिंग एक्स। अब सेकेंड कंडीशन बोल रहा है कि फिर से यही 3 रजिस्टर हैं, लेकिन अब ये 3 रजिस्टर जो हैं वो किसके अंदर हैं, वो 3 रजिस्टर पैरेलल में हैं एंड दे आर कनेक्टेड टू सेम बैटरी वी। उसको उतनी ही वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया, तो बोल रहा है कि बताओ अब कंबाइंड पावर क्या होगी, तीनों की अब कंबाइंड पावर क्या होगी। तो मान लिया अब कंबाइंड पावर कुछ होगी, एक्स डैश होगी, बट यहां से पहले निकाला आरपी कितना आएगा, अगर तीनों पैरेलल में है तो आरपी कितना आएगा, r/3। आरपी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, r/3। और पावर का फॉर्मूला, लेट से पावर जो नई पावर है, पावर न्यू, इसको मैंने मान लिया एक्स डैश, लेट से, ठीक है। तो कितना आएगा पावर नई, वही सेम फॉर्मूला यूज़ किया, वी स्क्वायर बाय। अब तुम बोलोगे पिछली पूरी क्लास में हमारा दिमाग खा गया, बोल गए सीरीज में आई स्क्वायर आर यूज़ करना है, यहाँ पे आपने यूज़ कर लिया वी स्क्वायर बाय आर। क्योंकि भाई मैंने तब ये भी कहा था कि जो पैरामीटर्स गिवन होते हैं वो यूज़ करना बेहतर होता है। अब मैं अगर आई यूज़ करता, मुझे पहले आई निकालना पड़ता, जब मुझे क्वेश्चन में ही वोल्टेज दे रखी है टोटल और मुझे टोटल आर चाहिए, तो मेरे लिए अप्लाना ईजी है। तो जो इजी होता है वो लगाते हैं, रटना वटना कुछ नहीं है कि आई स्क्वायर आर ही लगेगा, ठीक है। मैंने पहले भी कहा था कोई भी लगा दो सेम आंसर आएगा। अब यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस पता है, वोल्टेज पता है, तो मुझे पता है यहाँ पे फिर से वी स्क्वायर बाय आर पी लगाना बेहतर है। तो एक्स डैश किसके बराबर आएगा, वो आएगा वी स्क्वायर डिवाइड बाय r/3। तो एक्स डैश की वैल्यू कितनी आएगी, 3 टाइम्स ऑफ वी स्क्वायर बाय आर। क्या आप मुझे यहां से बता सकते हो वी स्क्वायर बाय आर कितना आएगा, यहां से वी स्क्वायर बाय आर कितना आएगा, 3x। 3x। तो यहां से वी स्क्वायर बार की वैल्यू पुट कर दी इधर, तो एक्स डैश जो आएगा वो आएगा 3 × 3x। कितना आंसर आ गया एक्स डैश, एक्स डैश आ गया 9x। तो टोटल जो पावर हो गई वो 9 गुना हो गई, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में 2-2 नंबर के अंदर कि सीरीज दे रखी है, पैरेलल निकालो, पैरेलल गिवन है, सीरीज निकालो, नहीं तो कोई भी गिवन नहीं है, दोनों का रेशो निकाल दो, ठीक। तो ऐसा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बस कंबाइंड टर्म यूज करोगे और आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन था, ठीक। और एक क्वेश्चन ये है, मतलब सब बेसिक क्वेश्चन है, कुछ कुछ आपने पढ़े हैं पहले 11th क्लास के अंदर, वर्क एनर्जी पावर चैप्टर था, कुछ कुछ क्वेश्चन वहीं के ही हैं, बस वहाँ मैकेनिकल पावर थी और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर आ गई। तो अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोला है एक इलेक्ट्रिक मोटर है, ठीक है, it operates on 50 volt supply and draw a current of 12 एम्पियर। 50 वोल्ट इसकी सप्लाई है और करंट कितनी आती है, 12 एम्पियर। इफ द मोटर yields a mechanical power of 150 watt, what is the percentage efficiency of motor? एफिशिएंसी का मतलब होता है कि कोई भी जो डिवाइस होता है, जो मैकेनिकल डिवाइस होता है, वो मैकेनिकल डिवाइस कुछ कंज्यूम कर रहा है एनर्जी और उस एनर्जी को वर्क डन में कन्वर्ट कर रहा है। अब जो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है तो मतलब उसको कुछ पावर मिल रही है एक सिस्टम से, उसने कुछ काम किया और एक पावर डिलीवर कर दी एक सिस्टम को, तो कुछ लिया और कुछ दे दिया। पर जो लिया और जो दिया दोनों में डिफरेंस क्या है, वहां से टर्म आती है एफिशिएंसी, कि कितना जो लिया था उसमें से कितना कन्वर्ट कर पाया आउटपुट के अंदर। तो कोई भी टॉपिक हो, एफिशिएंसी का जो सिंबल आता है वो आता है ईटा, और एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है पावर आउटपुट डिवाइड बाय पावर इनपुट और मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला है एफिशिएंसी का, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन एफिशिएंसी का ये लगा दो। ये टॉपिक जो है पावर का अभी फिर से रिपीट होगा चैप्टर नंबर 7 में, जहां चैप्टर का नाम ही है अल्टरनेटिंग करंट, तो वहां पे हम फिर से यही सब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी डीसी है, वहां पे एसी की बात करेंगे बस, ठीक है। तो अब इनपुट और आउटपुट पावर निकालनी है। एक मोटर है, कॉमन सेंस की बात है, मोटर करती क्या है, मोटर को आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो घूमेगी, वो घूमेगी तो अगर घर में इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है, पानी ऊपर लेके जाती है, तो पानी ऊपर ले जाने का मतलब क्या है कि वो वर्क डन कर रही है, कुछ मैकेनिकल वर्क डन। तो जो इनपुट है वो क्या होगा कि उसको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, वो घूम रही है, तो उसको इनपुट मिल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे निकालूंगा इनपुट पावर,
इस क्वेश्चन में इनपुट पावर क्या होगी, आई स्क्वायर आर। अब बताओ मैंने आई स्क्वायर क्यों लगाया, या क्या लगाना चाहिए मुझे यहाँ पे। मुझे अगर क्वेश्चन में वोल्टेज गिवन है और करंट गिवन है तो मैं क्या लगाऊंगा इनपुट के अंदर, मैंने यूज किया वी वी आई। आई। तो वोल्टेज है 50 और करंट कितनी है 12, 12 पंजे 60 और ये आएगा 600 वोल्ट। जो मेरे पास इनपुट पावर आ गई वो कितनी आ गई, 600 वोल्ट। जो इनपुट पावर मेरे पास आ गई वो आ गई 600 वोल्ट। और जो आउटपुट पावर है वो मुझे क्वेश्चन में ही गिवन है, कितनी है 150 वोल्ट। ये इनपुट पावर है, ये आउटपुट पावर है, लगा दो ईटा क्या आएगा, आउटपुट है 150, इनपुट है कितना 600 इंटू 100, ठीक है, जीरो कैंसिल, 15 चौके 60, 4 से कटा कितने पे 25 पे। घटिया मोटर है, 25% पावर है सिर्फ। अब चेक करना, वैसे जो आपके घर में इलेक्ट्रिक मोटर है उसकी पावर कितनी होगी, कर सकते हो चेक, क्या आप चेक कर सकते हो कि जो घर में इलेक्ट्रिक मोटर है उसकी कितनी पावर होगी। अभी कई सारे जैसे एससी वर्मा सर हैं, नाम सुना होगा, उनका एक यस सर। अन्वेषिका करके ग्रुप चलता है, तो उसका उन्होंने अभी लास्ट है कुछ एक्सपेरिमेंट्स का एक वो चलाया था कंपटीशन। तो उनमें ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स से, हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स से, जो आप घर बैठ के कर सकते हो, नए नए तरीके आपको लगाने थे सेम चीज़ मेजर करने के, बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट थे। तो ये तो खैर बेसिक मैंने आपको बोला कि घर की अगर इलेक्ट्रिक मोटर की पावर निकालनी तो क्या करोगे आप, सोचो। देखो एग्ज़ाम निकालना अलग चीज़ है, पर ये दिमाग होना साइंटिफिक वो अलग चीज़ है, ठीक है। बच्चे जो हैं वो मैकेनिकली सब कर लेते हैं, डिड्यूस कर लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे करोगे वो है बात। घर के इलेक्ट्रिक मोटर की पावर निकालनी है तो क्या करोगे, सोचना, ठीक है। मेरा काम नहीं है बताना, क्वेश्चन पूछना हमारा काम है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया, 25% पावर आ गई इसकी, ठीक। आगे देखते हैं। ये जो है इसमें है 2 वायर्स ए एंड बी ऑफ सेम मटेरियल। 2 वायर हैं और बोल रहा है मटेरियल सेम है। 2 वायर का अगर मटेरियल सेम है तो क्या सेम होगा, 2 वायर अगर सेम मटेरियल की है तो क्या सेम होगा, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस या रेजिस्ट रेजिस्टिविटी। मटेरियल सेम दिया ना, ये थोड़ा लिखा कि लेंथ सेम है या एरिया सेम है, सब कहाँ सेम है, मटेरियल सेम है। लेंथ तो भी सेम सर। लेंथ सेम है बट एरिया सेम है क्या, क्या नो दोनों सर, का नो सर। एरिया अलग आ गया ना, तो एरिया अलग आएगा तो रजिस्टेंस तो सेम हो ही नहीं सकता। तो क्या सेम होगा, रजिस्टिविटी सेम होगी। तो रेजिस्टेंस। 2 वायर हैं, दोनों का मटेरियल सेम है, लेंथ भी सेम है, और जो एरिया का क्रॉस सेक्शन है वो अलग अलग है, ठीक है। बोला व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन दीज वायर्स व्हेन सेम वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस ईच। अब देखो जनरली जो ऐसे हीट का फॉर्मूला है जो मैं भी लिखा था होता है आई स्क्वायर आर टी। बोला वोल्टेज तो सेम है बट टाइम कहाँ बोला है क्वेश्चन में, कि कितने टाइम के अंदर हमें हीट का रेशियो निकालना है। तो वही है, ये कंफ्यूज कर रहा है। जबकि अब आप ऐसे क्वेश्चन देखोगे किसी बुक के अंदर, पूछ क्या रहे हैं, हीट, निकाला क्या गया है, पावर। तो हीट लॉस जो होता है जनरली हम निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ पावर, कि इतने सेकंड के अंदर इतनी पावर का हमें लॉस हो रहा है। तो जो प्रैक्टिकल आंसर है वो वॉट में निकलता है, मतलब इतने वॉट, मतलब इतनी एनर्जी पर सेकेंड जो है वो क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है। तो अगर हीट भी लिखा हुआ तो हम इन टर्म्स ऑफ पावर ही आंसर करेंगे। तो वायर में अगर करंट पास करोगे तो मोस्टली हीट लॉस होता है, तो हीट लॉस के लिए, और ये आता है इन वॉट निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो कितना आएगा फॉर्मूला, आई स्क्वायर आर। ज़्यादातर क्वेश्चन में करंट दे देते हैं, ठीक है, बट इसमें क्या करंट दे रखा है, क्या दे रखा है, सेम, क्या सेम है, या तो करंट सेम करेगा या वोल्टेज सेम करेगा। क्या सेम है इस क्वेश्चन में, व्हेन सेम वोल्टेज वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस ईच। तो मैं ये तो यूज नहीं कर सकता, कौन सा यूज करूंगा फिर मैं, वी वी स्क्वायर स्क्वायर बाई आर। बाई आर, ठीक है। तो पहले वाले की हीट और दूसरे वाले की हीट क्या आएगा, वी स्क्वायर बाय आर वन और वी स्क्वायर बाय आर टू, क्योंकि दोनों क्वेश्चन में बोला है दोनों का वी सेम है, तो वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट गया, क्या बचेगा, ये आर टू बाय आर वन। आर टू रेजिस्टेंस निकालना है तो आएगा रो एल टू
बाय A2 रो L1 बाय A1। रो मैंने सेम क्यों माना है? दिया है क्वेश्चन मटेरियल सेम है, लेंथ भी सेम है, गिवन है क्वेश्चन में L1 L2 बराबर है। क्या एरिया सेम है? नहीं, ये नहीं बोला उसने। तो A1 ऊपर आएगा, A2 नीचे आ जाएगा। और क्वेश्चन में जो रेशियो है, रेशियो कितना है? 1:4। एरिया का रेशियो क्या दे रखा है? 1:4। और ये पूरा हीट का रेशियो किस में आ गया? हीट का रेशियो भी एरिया के रेशियो में आ गया। तो A1 बाय A2 कितना आएगा? 1/4। खत्म क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन है। ओके, या बेसिक्स है ना। चलो अब एक क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन है 500 वोट इलेक्ट्रिक हीटर था, 500 वोट का। इट डिजाइंड टू वर्क विद अ 200 वोल्ट लाइन। ये मैं लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुका हूँ ये चीज़ें। 500 वोट तब मिलेगी जब 200 वोल्ट हम क्या देंगे? वोल्टेज देंगे। बट क्या लिखा हुआ है आगे? आगे लिखा हुआ है इफ द वोल्टेज ऑफ लाइन ड्रॉप्स टू 160 वोल्ट। वोल्टेज ही कम कर दी। जब वोल्टेज कम कर दोगे तो क्या होगा? वोल्टेज कम करने से बोला है देन व्हाट विल बी द परसेंटेज लॉस ऑफ हीट डेवलप्ड। जो हीट डेवलप हुई है उसमें कितना चेंज आएगा? तो मैं क्या करूंगा? पहले की हीट निकालूंगा। पहले की हीट दे रखी है 500 वोट है, ठीक है। तो मुझे निकालना पड़ेगा जब वोल्टेज 160 कर दी तो नई पावर कितनी आई। वो जो पावर आ रही है वो हीट लॉस में जा रही है, ठीक है। तो हीट लॉस जो है या जो पावर है वो कितनी आई। जब दोनों निकल जाएंगी तो फिर हम लॉस निकाल लेंगे। परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वैल्यू ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100। तो पहले नई वोल्टेज निकालने के लिए मैंने निकाला इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो आपको पता है रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमेशा क्या यूज़ करते हैं? V²/R। तो यहाँ से R क्या आएगा? V²/P। V² कितना है? 200। 200 और पावर कितनी है पहले? 500। तो 2 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल, कितने पे? 4 पे। और ये आएगा 80 ओम। रेजिस्टेंस आ गया 80 ओम। नाउ न्यू पावर, न्यू पावर आएगी नई वोल्टेज। रेजिस्टेंस तो खैर सेम ही होगा, वो तो सिस्टम का है रेजिस्टेंस। तो V², नई वोल्टेज कितनी है? 160। सो 160 160 और रेजिस्टेंस कितना है? 80। 80 से काटा 2 पे और कितना आंसर आएगा? 320 वॉट। 160 का डबल कितना हो गया? 320 वॉट। ये नई पावर आ गई। पहले पावर कितनी थी? पहले कितनी पावर थी? पहले थी 500 वोट। तो इसका मतलब इनिशियल पावर कितनी है? 500। और फाइनल पावर कितनी आ गई? 320 वॉट। तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल इंटू 100। तो 320 माइनस 500 डिवाइड बाय 500 और इंटू 100। तो 2 0 उड़ा दी, ठीक है। 320 माइनस 500 कितना आएगा? 180 बाय 5। 5 से काटो, 5 3 15 और 5 6 30, तो माइनस का 36% आंसर आ गया। तो इतने परसेंट का क्या हो गया? लॉस हो गया। क्योंकि जब पहले 500 वोट थी, नई आ गई 300, 320 आ गई तो यूज कर लिया उसका, ठीक है। क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, वही सेम चीज पूछ रहा है अलग अलग तरीके से। ओके, समझ में आ रहा है? ये टफ लग रहा है ये सब? ये सब टफ लग रहा है? सर पर ये कैसे पता चला कि पावर का परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज लॉस? क्या कह रहे हो? सर वो पावर का परसेंटेज लॉस ये कैसे पता लगा? उसमें तो क्वेश्चन में तो हीट डेवलप परसेंट हीट लिखा है मतलब ना। परसेंटेज। देखो यस सर। मैं वही बोल रहा हूँ कि जब भी वो लॉस बोलेगा तो लॉस हमेशा इन टर्म्स ऑफ पावर निकाला जाता है। अगर आप मान लो आप हीट में निकालोगे तो आप एक टाइम चूज करोगे। क्वेश्चन में टाइम इंटरवल गिवन नहीं है कि कितने टाइम इंटरवल के अंदर मुझे लॉस फाइंड करना है। तो फिर क्या करोगे आप? मान लो टाइम 1 सेकेंड है या 2 सेकेंड है, तो आप कितना भी टाइम चूज कर लो,
जो टाइम यहाँ पे आएगा वही यहाँ पे आएगा, वही यहाँ पे आएगा, तो टाइम घट जाएगा, तो मैटर नहीं करता। ठीक है। तो यस सर। जब भी आपको लॉस निकालना होता है, हीट लॉस जो होता है बेसिकली वो पावर में ही निकाला जाता है। शायद मैंने पीछे ही तो आपको बोला, जो पीछे हमारी जो फर्स्ट स्लाइड थी वहाँ मैंने यही आपको पार्ट समझाया ना, कि जो हीट लॉस होता है, हीट लॉस हमेशा इन टर्म्स ऑफ पावर निकालते हैं, आई स्क्वायर कोई भी फॉर्मूला यूज़ करो। तो हीट लॉस जब भी बोला कि कितनी हीट वेस्ट हो गई, लॉस हो गई, तो हमने पावर निकाल दी। मतलब पावर का मतलब ही क्या है, वॉट, मतलब जूल पर सेकेंड, इतने जूल पर सेकेंड जो हीट है वो लूज हो रही है। तो जब भी हीट लॉस ऐसा आएगा तो पावर निकाल दोगे, बस सेम आंसर है। मैंने आपको ये तो बोला कि लिखेंगे हीट लॉस पर निकालेंगे हमेशा पावर ही। वो जो हीट लॉस होता है वो पावर में ही दिखाते हैं, मतलब इतनी वैल्यू पर सेकेंड जो है वो क्या हो गई, वेस्ट हो गई। अब एक क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन में मतलब कुछ पार्ट हमने शायद किया हुआ पहले, तो ये थोड़ा मिक्स क्वेश्चन हो गया अभी। लिखा हुआ है सीरीज बैटरी है, 10 लेड एक्यूमुलेटर्स हैं और ईच ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट। अगर आपको याद हो तो हमने वैसे क्वेश्चन किया हुआ है, आधा क्वेश्चन हमने ये पहले ही किया हुआ है। मतलब हमने पहले इसमें निकाली थी वोल्टेज वगैरह निकाली थी, अभी हमें कुछ अलग निकालना है। तो चेक करते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। सीरीज बैटरी है, 10 लेड एक्यूमुलेटर्स हैं, हर एक की वोल्टेज कितनी है, 2 वोल्ट, इंटरनल इतना है, इस चार्ज बाय 220 वोल्ट। तो मतलब ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बैटरीज हैं और इनको हम क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं एक बड़ी बैटरी से। जो बड़ी बैटरी है वो कितने वोल्ट की है, 220 वोल्ट की। हर एक का कितना है, 2 वोल्ट, मतलब सॉरी 2 है, कितना है, हर एक की वैल्यू है 2 वोल्ट, और हर एक का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 0.25 ओम, वो है 0.25 ओम, 2 वोल्ट और 0.25 ओम इस चार्ज बाय 220 वोल्ट डीसी मेन। 220 वोल्ट डीसी मेन से क्या किया है, इसको चार्ज कर रहे हैं। टू लिमिट द चार्जिंग करंट अ रेजिस्टेंस ऑफ 47.5 ओम इज यूज्ड इन सीरीज इन चार्जिंग सर्किट। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले करा रखा है ऑलरेडी, ठीक है। बस वहाँ पे हमने क्या किया था, पावर नहीं निकाली थी, बाकी ये सेम क्वेश्चन ऑलरेडी हमने किया हुआ है। अगर आप नोट्स खोलोगे तो आपको पीछे क्वेश्चन मिल जाएगा, अगर आप नोट्स ओपन करोगे आपको ये सेम क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इसमें ट्रिक ये थी, सबसे पहला पार्ट, कि जब प्लस से प्लस कनेक्ट होता है और मुझे इक्विवेलेंट निकालना होता है, हम क्या करते हैं, ज़्यादा में से कम वाला माइनस कर देते हैं। एक की 2 है, ये 10 है, तो कितना हो गया, वो 20 हो गया, और ये 220 है, तो नेट क्या आएगा, 220 माइनस 20 कितना आएगा, 200 वोल्ट। ये नेट वोल्टेज आ गई। इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर इक्विवेलेंट, वो ये है 47.5, लेकिन इंटरनल कितना है, एक का है 0.25, 10 है ये, तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, वो आएगा 10 गुना में 0.25 और ये आएगा 2.5 ओम। तो करंट का फॉर्मूला क्या आएगा, सर्किट में जो करंट आएगी वो आएगी E अपॉन आर प्लस आर। वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, 200, ये कितना है 47.5, ये कितना है 2.5, 2.5 और 47.5, 50 से 200 कटा, करंट कितनी आ गई, 4 एम्पियर। करंट कितनी आ गई, 4 एम्पियर। अब पहला पार्ट बोला है व्हाट इज दी पावर सप्लाइड बाय द मेन। मेन कितनी पावर देगा, मेन देखो, मेन की वोल्टेज कितनी है 220, इस सर्किट में करंट कितनी आ रही है 4 एम्पियर, ये मेन है, 220 वोल्ट मेन है। जब 220 वोल्ट मेन है, यहां से करंट आ रही है 4 एम्पियर, तो बोला है पावर मेन्स पावर कितनी होगी, जो मेन है वो कितनी पावर सप्लाई करेगा। पावर के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, वोल्टेज पता है 220, करंट कितनी है 4, तो पावर आएगी वी आई। तो 220 गुना में 4 करो, कितना आएगा 880 वॉट, इतनी पावर सप्लाई हो रही है, ठीक है। अगला पार्ट क्या बोला है, पावर सप्लाइड बाय द मीन्स हो गया, पावर डिसिपेटेड एज हीट, मतलब कितनी पावर हीट की फॉर्म में वेस्ट हो गई। तो जो भी रेजिस्टेंस के पास पावर आती है वो सारी पावर वेस्ट हो जाती है एज हीट। तो रेजिस्टेंस, कितना रेजिस्टेंस है सर्किट के अंदर, वो और इनटू करंट कर दोगे तो पावर आ जाएगी। तो जो हीट लॉस होता है,
हीट लॉस हमेशा रेजिस्टेंस के पास होता है, तो जहां रेजिस्टेंस होगा वहां हीट लॉस होगा ही होगा। ठीक है, तो आप देखो इस सर्किट में टोटल कितना रेजिस्टेंस है, बताओ इस सर्किट में 50 ओम। टोटल कितना रेजिस्टेंस है? 50 है। ये नहीं है, टोटल कितना है? टोटल कितना है? 50 है। तो मैं यहाँ पे निकालूंगा हीट लॉस या पावर लॉस, तो पावर लॉस क्या आएगा? आई स्क्वायर आर। बताओ ये क्यों यूज किया? क्योंकि हीट लॉस जो होता है वो रेजिस्टेंस के पास होगा। सर्किट में जो रेजिस्टेंस है टोटल वो कितना है? एक्सटर्नल 47.5, इंटरनल कितना है? टोटल मिला के 2.5। यहां से लेके यहां तक का टोटल कितना आएगा? 2.5 ओम, और 47.5 ये है, मिला दिया कितना आ गया? 50 आ गया। तो यहां से करंट की वैल्यू कितनी है? 4 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस कितना है? 50। ठीक है, तो 16 और 50, 16 पंजे 80, तो दिस विल बी इक्वल टू 800 वोट। तो इतनी जो पावर है वो एज अ हीट जो है वेस्ट हो गई। ठीक है, बोलो। यस सर। ठीक है, ओके, बढ़िया। तो आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था पावर का, जो हमें पढ़ना था उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। तो आधा पार्ट हमारा आज के लेक्चर का ख़त्म हो गया। अब हमें चेक कर लो, यही लास्ट था ना? कहीं नहीं, एक और है। इतना मैं लेक्चर देता और ये सब चलता। वैसे एक क्वेश्चन मैंने किया हुआ है, ठीक है, मुझे ये लास्ट क्लास में कराना था क्वेश्चन, लेकिन नहीं हुआ था। तो ये क्वेश्चन मैंने किया हुआ है पहले, तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम ऐसे लगाऊंगा नहीं। ठीक है, क्यों लगाऊंगा? देखो पढ़ के क्वेश्चन बोला है, एक है नाइक्रोम वायर और एक है कॉपर वायर। कॉपर हो गया कंडक्टर, नाइक्रोम क्या होता है? हमारे पास अलॉय होता है। अलॉयस की रजिस्टिविटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। जिसकी रजिस्टिविटी ज़्यादा होगी उनका अगर हम बाकी डायमेंशन सेम कर देंगे, लाइक लेंथ सेम कर दिया, एरिया सेम कर दिया, तो फिर इनका रेजिस्टेंस भी क्या आएगा? ज़्यादा आएगा फॉर अदर, अगर हम बाकी डायमेंशन सेम कर दें। मतलब देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है रो एल बाय ए। अगर एल और ए सेम है तो जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है कंपैरिजन वाइज अलॉयस की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, तो मतलब अलॉयस का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा अगर हमें 3 डिफरेंट मटेरियल गिवन है जिसमें लेंथ और एरिया सेम है। तो अब यहाँ बोला है एक नाइक्रोम वायर है, ठीक है, और एक कॉपर वायर है, दोनों की लेंथ सेम है और एरिया सेम है। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ यहाँ से जो रेजिस्टेंस आएगा नाइक्रोम का, ठीक है, वो ग्रेटर आएगा किससे? रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर से। क्यों? क्यों? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है रो एल बाय ए। एल और ए क्या है? सेम है, तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। और नाइक्रोम इज अलॉय और कॉपर इज कंडक्टर, तो अलॉयस की रेजिस्टिविटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो रेजिस्टेंस नाइक्रोम वायर का ज़्यादा है, ये मुझे देख के पता लग रहा है। आगे बोला है करंट इज पास थ्रू देम, व्हाई डज द नाइक्रोम वायर गेट हीटेड फर्स्ट? नाइक्रोम वायर पहले क्यों हीट करेगी? तो देखो हीट का फॉर्मूला क्या है? हीट का फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर इंटू टी वी। मान लो अगर हम टी मान लो सेम, या हीट लिख लें, हीट लिखें, पावर लिखें, या आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, ये हीट का फॉर्मूला है। ठीक है, तो इन सेम टाइम या फॉर सेम टाइम, और दोनों में क्या किया है? दोनों सीरीज में है। इन सेम टाइम, तो टाइम सेम हो गया, आई भी सेम है, एंड या इसकी लैंग्वेज थोड़ी वो कर लेते हैं, एज बोथ आर इन सीरीज। दोनों किस में है? सीरीज में है। तो करंट क्या हो गया? सेम। एंड फॉर सेम टाइम इंटरवल, अगर मैं दोनों में टाइम इंटरवल सेम कर लूँ, मान लो 1 सेकेंड या 2 सेकेंड ऐसा मान लेते हैं, तो सेम टाइम इंटरवल के अंदर क्या मैं बोल सकता हूँ हीट इज प्रोपोर्शनल टू आर? बोल सकता हूँ अगर टाइम इंटरवल सेम है। हालांकि क्वेश्चन अलग पूछ रहा है, बट अभी अगर टाइम सेम है तो हीट प्रोपोर्शनल टू आर है, तो किस में ज़्यादा हीट आएगी? तो हीट प्रोड्यूस्ड इन नाइक्रोम वायर इज ग्रेटर देन हीट प्रोड्यूस्ड इन कॉपर वायर, ये हम लिख सकते हैं। बट वो बोला पहले कौन हीट अप होगा?
ठीक है। तो अब ये कॉमन सेंस ही बात है कि जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसमें ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी सेम टाइम के अंदर। अब मान लो 1 सेकंड का टाइम लिया, एक में आ रही है मान लो 1 वोट और एक में आ रही है 2 वोट, तो आपको कौन पहले ग्लो करता हुआ दिखेगा? जो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है। ज़्यादा हीट कौन प्रोड्यूस करेगा? नाइक्रोम। तो आंसर क्या आएगा? नाइक्रोम आएगा। तो जो आप हीटर भी यूज़ करते हो उन हीटर में वायर कौन सी होती है जो जल्दी हीट प्रोड्यूस नाइक्रोम। करेंगे? ठीक है ना, तो नाइक्रोम ही होती है क्या? यस सर। पूछ रहा हूँ मैं तो। सर वो जो गोल गोल स्प्रिंग जैसी होती है हाँ वो पूछ वाली। रहा हूँ मैं तो, नाइक्रोम होती है। पता है? नहीं पता है? हीटर यूज़ नहीं किया? नहीं। अच्छा, और इसको वेदी? वेदी? सर नहीं। नहीं, अभी घूम के आइए तो वहाँ हीटर नहीं जरूरत पड़ी। सर बट उसका लॉजिक नहीं सोचा। लॉजिक नहीं सोचा है, ठीक है। हाँ, लॉजिक क्यों सोचना है? जब कंफर्टेबिलिटी होती है तो लॉजिक क्यों ही सोचना है? जो आ रहा है सब सही है, ठीक है। तो बोलते हैं बच्चे कि मैथ्स क्यों पढ़नी है, ये ट्रिग्नोमेट्री का कहाँ यूज़ होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो कहाँ यूज़ हो रहा है? तो उनसे बटन दबाने हैं या रिमोट के बटन दबाने हैं? तुम्हें क्या दिमाग लगाना है? तो ये बात कॉमर्स वाले बोल सकते हैं, ठीक है, कि उनको उनका क्या ही यूज़ हुआ। पर ये साइंस वाला बोले हाँ ये हो सकता है लॉन्ग रन में अगर आप साइंस की फील्ड ही छोड़ दोगे तो फिर तो क्या ही यूज़ है। हाँ, पर इसका यूज़ नहीं है वो अलग ही क्वेश्चन है। तो जो ज़्यादा रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है। जो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा तो उसका अफेक्ट पहले दिखेगा, तो वो पहले हीट हो जाएगी वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसने नाइक्रोम और कॉपर लिखा था। अब कंफ्यूज करेंगे तो एक एक्स बोल देंगे एक वाई बोल देंगे। एक एक्स बोल दिया एक वाई बोल दिया, बस ये दे देंगे दोनों में किसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है किसकी रेजिस्टिविटी कम है, और फिर आपको आंसर करना है। तो कर सकते हो आंसर ऐसा क्वेश्चन का ना, एक्स वाई कर देंगे तो हर बार कॉपर नाइक्रोम नहीं आएगा, हर बार अलग आएगा। आपको ये बोल देंगे कि किसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है किसकी कम है, बस नाइक्रोम कॉपर डाके एक्स वाई भी आ सकता है, ये बोल रहा हूँ मैं। तो जो भी जैसे यहाँ पे मुझे पहले से पता है इन दोनों के नाम से कि ये अलॉय है और ये कॉपर है। अब बोलो एक बोला एक्स है एक वाई है, अब मुझे क्या पता कौन कॉपर है दोनों, क्या पता दोनों कंडक्टर हों, क्या पता दोनों अलॉय हों। तो कोई भी कंडीशन होगी ये बोल देगा इन दोनों में किसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है या किसकी कम है। तो जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी अदर डायमेंशन सेम कर दोगे, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो पहले हीट अप हो जाएगा। बस इतना सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आगे ओके, चलो अब हो गया, अब डन हमारा। अब हमें जो है लास्ट पार्ट जो है वो डिस्कस करना है। ये क्या है, 3-4 टॉपिक हैं, छोटे-मोटे टॉपिक हैं जिनकी सीबीएसई में बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है या इन पे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल भी नहीं है। तो मैं अभी यहाँ पे 3-4 टर्म जो है वो लिखूंगा। तो इन 3-4 टर्म में हमें क्या पढ़ना है, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसकी यूनिट क्या है और इसको किसी और से कैसे रिलेट करते हैं, बस ठीक है। इतना सा ही पोर्शन जो है वो पेपर के अंदर आता है। इनमें और कुछ खास है नहीं। अगर आप उठाओगे पिछले 15 साल के पेपर तो भी उनसे यही सब पूछा हुआ है, सेम चीज़, एक ही चीज़ बार बार आती है अगर आएगी तो फर्स्ट टर्म है मोबिलिटी, ठीक है। मोबिलिटी के आसपास एक वर्ड और आता है मोबिल ऑयल, एक वर्ड आता है मोबिल ऑयल, सुना है कभी वर्ड मोबिल ऑयल? सुना है कभी वर्ड मोबिल ऑयल? ठीक है, कुछ नहीं सुना किसी ने, ठीक है, बस रील चलवा लो इनसे ऊपर की तरफ, बस कोई मीम पूछ लो लेटेस्ट सब पता होता है इनको, पर बाकी जो कॉमन चीज़ें सालों साल चल रही हैं उसके बारे में नो आइडिया। इंग्लिश नहीं पता, हिंदी नहीं पता, ठीक है। मैंने किसी बच्चों को बोला कि वो लिखो त्रिज्या, त्रिज्या सुना है वर्ड कभी त्रिज्या? हाँ, त्रिज्या बोलते हैं रेडियस को, वैसे लिख ही नहीं पाए क्योंकि हिंदी पढ़े कितने साल हो गए, बचपन में उन्होंने हिंदी पढ़ी थी, 10वीं उनके लिए बचपन ही है, तो 10वीं जो उन्होंने कभी हिंदी पढ़ी थी वो त्रिज्या नहीं लिख पाए बेचारे, ठीक है। तो वही है ना, जो 10th का पढ़ा था वो भूल गए, 11th का आता नहीं ठीक तो जिंदगी जो है एकदम मस्त चल रही है हाँ, ऐसा ही तो होता है। 12वीं क्लास का बच्चा जो है यही तो है प्रॉब्लम, जो उसकी है जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है
चलो स्टार्ट करते हैं वापस। तो मोबिलिटी जो है, मोबिलिटी का मतलब होता है कि कोई एक चार्ज पार्टिकल है और वो चार्ज पार्टिकल जब एक रीजन से मूव करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन से, तो कितना स्मूथ मूव कर सकता है वो डिपेंड करता है उसकी मोबिलिटी कितनी है। तो मोबिलिटी का मतलब होता है कि एक ऐसा रीजन, रेजिस्टेंस वाला रीजन, और वहाँ पे कोई भी चार्ज पार्टिकल कितना इजीली मूव कर सकता है। तो मोबिल ऑयल जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, लुब्रिकेंट की तरह यूज होते हैं ताकि वहाँ पे मोशन ईजी हो। ठीक है, तो चेक करना कहाँ पे आपने कहाँ पे मोबिल ऑयल यूज़ किया है। ठीक है, ऐड भी आती है, खैर हम ऐड नहीं देखते। यूट्यूब जब से लिया है प्रीमियम, ठीक है, तब से देखी नहीं ऐड। वो मुझे शायद 1.5-2 साल हो गए हमने ऐड ही नहीं देखी यूट्यूब पे। और कभी ऐड दिख जाती है ना भाई, इतना गुस्सा आता है कि क्या दिख रहे हैं हम। ठीक है, बहुत गुस्सा आता है ऐड देख के। मोबिलिटी बहुत आसान डेफिनेशन है। इट इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। सिंबल इसका आता है म्यू ई, तो फॉर्मूला है वी डी डिवाइड बाई ई। अगर आपको याद हो वी डी का फॉर्मूला क्या होता है, वी डी इज गिवन बाई ई टाउ बाई एम, और ये ई है तो ई से ई उड़ा दिया, क्या बचा ई टाउ बाई एम। तो मोबिलिटी जो है उसका फॉर्मूला आ गया ई टाउ बाई एम। ये पहला फॉर्मूला है। अगर इसकी यूनिट निकालनी है तो क्या आएगी, देखो यूनिट वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, एक होती है न्यूटन पर कूलम्ब और एक होती है वोल्ट पर मीटर। तो वोल्ट पर मीटर, तो मीटर ऊपर चला गया तो हो गया मीटर स्क्वायर, और नीचे आएगा वोल्ट सेकेंड। तो मीटर स्क्वायर और वोल्ट सेकेंड -1 इज द यूनिट ऑफ मोबिलिटी। कोई स्टैंडर्ड नाम नहीं है इसका। वैसे वोल्ट पर सेकेंड की जगह आप ये भी लिख सकते हो, मतलब इसकी जगह ई की जगह न्यूटन पर कूलम्ब, वो भी चल सकता है। तो पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट इज मोबिलिटी, और उसका फॉर्मूला लिख दो, और ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है वो बता दो। तो ये किस पे डिपेंड कर रही है, तो मोबिलिटी में एक हमें दिख रहा है इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो जिसका मास ज़्यादा, हाइयर द मास स्मॉलर विल बी दी मोबिलिटी। तो इलेक्ट्रॉन में और प्रोटॉन में अगर दोनों सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की, जैसे हम लिखें कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कम होता है मास ऑफ प्रोटॉन से। इलेक्ट्रॉन का मास कम है, प्रोटॉन का मास ज़्यादा है, तो इसका मास कम है, जिसका मास कम है उसकी मोबिलिटी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। तो यहाँ जो मोबिलिटी आएगी इलेक्ट्रॉन की वो ज़्यादा आती है किससे, मोबिलिटी ऑफ प्रोटॉन से। तो एक तो ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि मोबिलिटी का रेशो निकालना है, मास दे देंगे और रेशो निकाल लेना। दूसरा एक इनडायरेक्टली है, हमें यहाँ से दिख तो रहा है कि मोबिलिटी जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ। टाउ था रिलैक्सेशन टाइम वैसे, और रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड करता है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, एंड कैसा करता है, इनवर्सली करता है। तो अगर इन दोनों को इकट्ठा करोगे तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो मोबिलिटी क्या है, डिक्रीज करेगी। क्या आपको याद है ना, हमने शायद सेकेंड क्लास से हम टाउ यूज कर रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, कोलिजन फास्ट होते हैं, कोलिजन फास्ट होंगे तो जो रिलेक्शन टाइम है वो क्या होता है, कम हो जाता है। तो टाउ कम होगा तो मोबिलिटी क्या है, कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ये पहला टॉपिक है मोबिलिटी। आप उठा लो, क्वेश्चन सब यही हैं। इसमें शायद है एक क्वेश्चन जिसमें मैंने डिस्कस किया है, ये देखो क्वेश्चन सेम है, जो पीछे किया है वही क्वेश्चन है, तो आधा तो आप कर ही लोगे, DIY है क्वेश्चन। बोला है एक्सप्लेन हाउ इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी चेंजेस फॉर अ गुड कंडक्टर व्हेन टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज्ड एट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। टेम्परेचर बढ़ा दिया तो पता है टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मोबिलिटी क्या है, कम हो जाएगी। अगला पार्ट है अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर हम देखें मोबिलिटी का फॉर्मूला, म्यू ई का फॉर्मूला वो है ई टाउ बाई एम।
इस फॉर्मूले में कहीं भी v नहीं है, तो क्या आएगा, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ v। तो v पे डिपेंड नहीं कर रही, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ v। ई पे भी नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही ई पे, क्योंकि जो ई ऊपर था वही ई नीचे था, कट गया, तब ई भी नहीं आ रहा, वी भी नहीं आ रहा, तो इस पे सेकंड पार्ट पे क्या आएगा, नो चेंज। अगर इंडिपेंडेंट है तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या आएगा, नो चेंज। तो पहले का आंसर क्या आएगा, मोबिलिटी, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोबिलिटी डिक्रीज करेगी, और सेकंड का आंसर क्या आएगा, म्यू ई विल रिमेन सेम। बोलो ठीक है, ठीक है ना, यही क्वेश्चन आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन जो है पेपर के अंदर आएगा, अगर आएगा तो, अगर, वो भी अगर लगा हुआ है, ठीक। एक ये है, बोला राइट अ रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इन अ कंडक्टर, नेम द मोबाइल चार्ज कैरियर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रोलाइट एंड आयोनाइज्ड गैस। इसको एज अ होमवर्क लो, इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता, ठीक है, तो इसको ढूंढना, सबसे आसान क्वेश्चन है ये क्वेश्चन वाइवा के लिए आता है, दिस इज फॉर वाइवा। इसको ढूंढना, इलेक्ट्रोलाइट में और आयोनाइज्ड गैस में कौन से चार्ज पार्टिकल हैं, ठीक, 3 पूछते हैं, एनसीईआरटी के पहले पेज पे है, चलो इतना ही मैंने तुम्हें बता दिया, जाओगे एनसीईआरटी के पहले ही पेज पे है, इंट्रोडक्शन पार्ट में होगा शायद, ये जांग डाला मैंने क्वेश्चन ये, ठीक है। तो तीनों पूछा हुआ है कि कंडक्टर में चार्ज कैरियर क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर के अंदर, वो हम पढ़ेंगे वैसे बाद में, और यहाँ है इलेक्ट्रोलाइट और आयोनाइज्ड गैस के अंदर कौन से चार्ज कैरियर होते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अभी आप ढूंढ लो, जब हम चैप्टर 14 स्टार्ट करेंगे तो उसकी जो पहली क्लास होती है वो यहीं से स्टार्ट होती है, कि हमारे पास किस किस टाइप के चार्ज कैरियर्स होते हैं, मतलब वहाँ रिवीजन टाइप करते हैं, तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आपका होमवर्क है पहला पार्ट, तो ये जो है राइट रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, भाई साहब कितना टफ क्वेश्चन है, मोबिलिटी में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन लिखना है, काफ़ी टफ है। बस Yes, उसने ये नहीं बोला कि डिफाइन करो, उसने क्या बोला है कि रिलेशन लिखो, तो रिलेशन भी क्या आएगा, आवाज आ रही है ना, हाँ, तो म्यू ई कितना आएगा, वी डी बाई, टेक इट एज होमवर्क और बताना, नेक्स्ट क्लास जब होगी तो वहाँ बताना, ढूंढ लेना, नहीं तो मुझे ग्रुप में बता देना क्या आएगा, तो ये लाभ कर लोगे, इसको मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है कंडक्टिविटी, 3-4 टर्म है, हमने मोबिलिटी पढ़ ली, तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गई, कंडक्टिविटी। हमने पढ़ी है पहले रेजिस्टिविटी, ठीक है, तो इसकी काफ़ी टफ है डेफिनेशन कंडक्टिविटी की, पढ़ोगे तो तुम्हें पता नहीं क्या ही लगेगा कि तुमने क्या ही पढ़ लिया, ठीक है, तो ध्यान दो, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, बहुत टफ है। कंडक्टिविटी क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, तो जो भी रेजिस्टिविटी में चेंज आएगा कंडक्टिविटी में उसका उल्टा चेंज आएगा, ठीक है, मतलब अगर ये बढ़ेगी तो ये कम हो जाएगी, ये कम होगी तो ये बढ़ेगी। इसका सिंबल है सिग्मा, तो सिग्मा इज गिवन बाय 1/ρ, बस खत्म, सिग्मा इज गिवन बाय 1/ρ। तो ये फटाफट हो जाते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो बोर्ड वाला हमारा पार्ट है ये फटाफट हो जाते हैं। सिग्मा जो है वो कितना है, 1/ρ, सिग्मा 1/ρ है, हमने सुना हुआ है वैसे रो का फॉर्मूला आता है m/n e²τ, ये रो का फॉर्मूला है, और ये 1/ρ है, तो कर लो चेंज, क्या आएगा, अगर 1/ρ करोगे तो क्या आएगा, n e²τ/m। तो सिग्मा का जो फॉर्मूला हमारे पास आता है वो आता है इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी। अब एक चीज़ देखो यहाँ से, और अगर हम रो पे बात करते हैं तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था ρl/a, तो रो क्या आएगा, RA/L, तो रो हमारे पास आएगा, R के लिए ओम आ गया, एरिया मीटर स्क्वायर और नीचे मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल, तो ओम मीटर इज रो, ओम मीटर इज रो, ठीक है। तो यूनिट क्या आएगी इसकी, यहाँ से यूनिट ऑफ सिग्मा, ओम इनवर्स मीटर, ठीक है, तो आएगी ओम मीटर
इनवर्स, तो आएगा ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स को हम लिखते हैं साइमन और मीटर इनवर्स, सिंबल इसका आता है एस, मीटर इनवर्स। ठीक है, मतलब देखो ओम इनवर्स जो होता है उसका एक फॉर्मूला आता है साइमन और एक आता है ओम का सही में इन्वर्स कर देते हैं मो, मो के धागे, सुना होगा शायद कभी। ठीक है, तो ओम इन्वर्स का नाम है साइमन या मो। ठीक है, तो इसको लिख लो साइमन मीटर इन्वर्स या फिर मो और मीटर इन्वर्स। तो ये हमारे पास यूनिट आ गई किसकी, सिग्मा की। जो डिपेंडेंस है देखो इसके हिसाब से ये सिर्फ डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, मटेरियल के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर। तो जैसा रेजिस्टिविटी का था सेम किसका आएगा, कंडक्टिविटी का। तो मान लो हमें पता है किसके लिए, कंडक्टर्स के लिए, कंडक्टर्स के लिए अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी बढ़ती है, पूरे काफ़ी सारे क्वेश्चन किए हैं। तो अगर रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो इसका मतलब कंडक्टिविटी क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो जो कंडक्टर्स होते हैं टेम्परेचर बढ़ने से उनकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है। तो अगर हमें बेटर कंडक्टर चाहिए तो टेम्परेचर बढ़ाओगे कम करोगे, कम होना चाहिए, तो टेम्परेचर कम करते हैं। तो जो आपने वर्ड सुना होगा सुपर कंडक्टर्स, सुना है कभी वर्ड सुपर कंडक्टर्स, सुना तो शायद है ही। सुपर कंडक्टर मतलब जिनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम हो जाए या कंडक्टिविटी बहुत लार्ज हो। तो सुपर कंडक्टर्स बनाने के लिए टेम्परेचर कम करना पड़ता है, तो लोग माइनस में टेम्परेचर ले जाते हैं उसको सुपर कंडक्टर बनाने के लिए। लेकिन साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं कि क्या हमारे पास कोई सुपर कंडक्टर ऐसा है जो रूम टेम्परेचर पे काम करे। ज़्यादातर कैसे हैं, बहुत लो टेम्परेचर पे काम करते हैं, माइनस के टेम्परेचर में लाने पड़ते हैं तब काम करते हैं वो। कोई रूम टेम्परेचर पे मुझे मिल जाए, हालांकि एक दो चार लोगों ने ढूंढ रखे हैं वैसे तो, पर रूम टेम्परेचर पे नहीं है, या जो हैं अभी वो क्या है लेबोरेटरी टाइप में है, ऐसा नॉर्मल यूज़ में नहीं है। ठीक, तो सुपर कंडक्टर्स जो होते हैं उनके लिए जो अभी तरीका है वो क्या है कि टेम्परेचर हमें कम करना है तो वो क्या बनेंगे, सुपर कंडक्टर्स। तो और वैसे भी कंडक्टर्स के अंदर अगर ये रिलेशन है इन दोनों का, टेम्परेचर बढ़ने से जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स के अंदर क्या था अगर याद हो तो, सेमी कंडक्टर्स के अंदर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, कम हो जाती है। रेजिस्टिविटी कम होगी तो अगेन कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब आपने जो भी पढ़ा है रेजिस्टिविटी का उसका उल्टा मान लो वो कंडक्टिविटी है। तो अगर क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से सेम क्वेश्चन बनते हैं, कुछ ज़्यादा खास है नहीं करने के लिए। रेजिस्टिविटी पढ़ रखा है तो ये हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, मेन जो था वो रेजिस्टिविटी का पार्ट था, यहाँ से बहुत क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ये सेकेंड पार्ट है कंडक्टिविटी। ठीक है, और लास्ट पार्ट है हमारे पास, अरे वाह एक पेज मतलब हमने कम बचा लिया, ये लास्ट पार्ट है। दिस इज द लास्ट पार्ट, करंट डेंसिटी। हालांकि करंट डेंसिटी कंपटीशन के लिए बढ़िया टॉपिक है, मतलब इस पर हम 1-2 घंटे लगा सकते हैं अगर मैं पढ़ाऊंगा कंपटीशन का। सीबीएसई में नहीं है, सीबीएसई में बस फॉर्मूला वार्मूला है, डेफिनेशन है बेसिक वाली। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन है, काफ़ी डिटेल टॉपिक है वैसे तो ये। देखेंगे जब मैं 1-2 लेक्चर और रिकॉर्ड करूँगा बाद में हायर वाले, तब मैं इसको डिस्कस करूँगा, बट अभी बोर्ड वॉल के लिए मैं ज़्यादा नहीं चाहिए। तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला आता है, इट इज डिफाइंड एज करंट इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया। इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। तो एक कंडक्टर के लिए अगर कंडक्टर ऐसा है तो जो एरिया होता है ये एक तरह से एरिया वेक्टर है, मतलब जिस सरफेस की मैं बात कर रहा हूँ उस सरफेस पे मैं नॉर्मल एरिया चूज कर रहा हूँ, ये वाला एरिया, एरिया वेक्टर। तो हम इस एरिया की बात करें, सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में हमें वेक्टर चूज करना है, उसकी बात कर रहे हैं। तो वैसे अगर हम शॉर्ट टर्म में लिखेंगे विदाउट वेक्टर तो J इज गिवन बाय I बाय A, J इज गिवन बाय I बाय A। यूनिट क्या आएगी, करंट की एम्पियर, एरिया की मीटर स्क्वायर।
बट दिस करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन के अंदर वो क्या करेगा, वो बोलेगा ये है, ठीक है, और मैंने जो एरिया है वो ये चूज़ किया है, टेढ़े वाला ये एरिया चूज़ किया है, तो बताओ अब करंट डेंसिटी क्या होगी। ठीक है, जब इसका हमेशा नॉर्मल चूज़ किया, करंट जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है उसके नॉर्मल काटा और वहाँ पे मैंने निकाल दिया, ठीक है, क्या एरिया। अब यहाँ पे ये सरफेस है, इसके रिस्पेक्ट में मुझे क्या निकालनी है, करंट डेंसिटी निकालनी है। तो यहाँ करंट डेंसिटी निकालना थोड़ा सा अलग हो जाता है, हमें यहाँ पे कंपोनेंट यूज़ करने पड़ते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैंने से 11th क्लास में आपको कराया था, जब हमने डिस्कस किया था कभी स्ट्रेस और स्ट्रेन, बिल्कुल सेम कंसेप्ट का यूज़ करके हम इसको अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन आज की क्लास में नहीं, ये इसके लिए क्वेश्चन नहीं है अभी, ठीक है, बट ये है, मतलब ऐसे क्वेश्चन हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसको कराने में। जो वो होगा रिकॉर्ड एक्स्ट्रा वाला, उसमें ये सब डाल दूंगा, बट बोर्ड के लिए में ये सब नहीं चाहिए, बियॉन्ड है, ठीक है। पैराग्राफ एक एक पैराग्राफ में ख़त्म कर रखा है इन्होंने, जो बोर्ड वाला पार्ट है। तो एरिया की जो यूनिट है वो इसकी जे की क्या आएगी, आई बाय ए, और यूनिट क्या आ गई, एम्पियर मीटर स्क्वायर। दिस इज करंट डेंसिटी, बट ये वेक्टर क्वांटिटी, मतलब क्या होगा, डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी है। तो इन सब चीज़ों का यूज़ करके एक टॉपिक आता है अब हमारे पास, इन सब चीज़ों का यूज़ करके टॉपिक है ये, डिफाइन करंट डेंसिटी कर देंगे, गिव इट्स एसआई यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर दे दिया, स्केलर वेक्टर वेक्टर है, ठीक है, और हाउ डज इट वेरी व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर इंक्रीजेस। बताओ अगर V इंक्रीज करेगा तो J पे क्या फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, नहीं सर, कुछ नहीं क्यों, वोल्टेज इंक्रीज सर। करने से क्या करंट इंक्रीज नहीं करेगी। अगर J I बाय A है, आपने वोल्टेज बढ़ा दी तो क्या एरिया में कोई चेंज नहीं आएगा, एरिया तो सेम रहेगा, लेकिन क्या करंट भी सेम रहेगी। ओम्स लॉ के हिसाब से V इज प्रोपोर्शनल टू I, वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट क्या होगी, बढ़ेगी, बड़े जब करंट बढ़ेगी तो J क्या होगा, बढ़ेगा। तो पहले वाले का आंसर क्या हो गया, डायरेक्टली या इनवर्सली, डायरेक्टली। पहले वाले का आंसर क्या आएगा, डायरेक्टली। दूसरा है टेम्परेचर ऑफ वायर इंक्रीजेस, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो क्या होगा। देखो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या करंट में चेंज आएगा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आई का जो फॉर्मूला है ANEVD, हमें पता है टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। सेम वोल्टेज पे टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या होगी, जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या होगी, मतलब यहाँ पे पहले वाले पार्ट में अगर V बढ़ेगा तो कॉरस्पॉन्डिंग करंट बढ़ेगी, तो J क्या होगा, बढ़ेगा। सेकेंड पार्ट में जब आपने क्या किया है, नहीं मैंने शायद थर्ड पहले करा दिया है, चलो, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया, तो करंट क्या हो गई, कम हो गई, तो J क्या हो गया, कम हो गया। लेंथ इंक्रीज कर रहा है, लेंथ का कोई रोल नहीं है, लेंथ का कोई रोल नहीं है, तो लेंथ इंक्रीज करने से J पे फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लेंथ वाला केस क्या हो गया, इंडिपेंडेंट, जो लेंथ वाला केस है वो क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। और एरिया से पड़ेगा। क्या एरिया से फर्क पड़ेगा, क्या एरिया यस चेंज करने से फर्क पड़ेगा। तो एरिया वाला पार्ट जो हमें वो डिस्कस करना है, देखो ठीक है, एरिया से फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो हमें डिस्कस करना है। देखो यही वैसे आगे डेरिवेशन भी है, तो पहले डेरिवेशन करते हैं फिर इस पार्ट पे आएंगे, ठीक है, पहले डेरिवेशन करते हैं इस पार्ट पे आएंगे। देखो वेक्टर फॉर्म ओम्स लॉ पढ़नी है हमें कुछ, तो मुझे पता है रिलेशन होता है, आई होता है ANEVD, सुना है, यस सर। सुना है, आई क्या होता है, ANEVD। तो हमने यहाँ पे क्या किया, A को ले गए नीचे, I बाय A नीचे आ गया, तो क्या बचा, NEVD। देखो वैसे ये J होता है ना,
यहीं पे आंसर आ गया आपका। आई बाय ए क्या होता है? जे। तो जे का एक फॉर्मूला है NEVD, जो एरिया के इंडिपेंडेंट है। करंट डेंसिटी क्या आ रही है? एरिया के इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट? करंट डेंसिटी एरिया के इंडिपेंडेंट आ रही है, डिपेंडेंट आ रही है? इंडिपेंडेंट आ रही है या डिपेंडेंट? एरिया चेंज करोगे तो क्या करंट डेंसिटी चेंज होगी? यस सर। इस फॉर्मूले में चेंज आ रहा है कुछ? अगर मैं I बाय ए लिखूं तो एरिया चेंज करने से क्या करंट डेंसिटी चेंज होगी या नहीं होगी? हमने पीछे क्वेश्चन किया था, अगर आपको याद हो तो, स्टार्टिंग में कुछ ऐसा क्वेश्चन था कि यहाँ से यहाँ जाते हुए वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा। यहाँ से यहाँ जाते हुए वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा। तो एरिया बढ़ता है तो वेलोसिटी क्या होती है? कम हो जाती है। तो हालांकि दिख रहा है NEVD, VD कांस्टेंट नहीं होता है। एरिया चेंज करने से VD क्या होता है? बदलेगा नहीं बदलेगा? एक कंडक्टर के लिए एरिया चेंज करोगे तो VD बदलेगा नहीं बदलेगा? सर वीडी नहीं बदला। VD बदलता है। तो VD एरिया पे डिपेंड करता है। बताओ, क्या VD एरिया पे डिपेंड करता है? नो सर। हाँ या ना, कुछ तो आएगा आंसर। क्या VD एरिया पे डिपेंड करता है? VD का फॉर्मूला क्या नो होता है? सर। VD का फॉर्मूला है हमारे पास E टाउ बाय M। तो एरिया चेंज करने से VD बदलेगा क्या? नो हाँ या सर। ना? No. नहीं बदलेगा। बताओ, अगर मैं एरिया चेंज करूंगा तो VD बदलेगा या नहीं बदलेगा? नहीं पता लग रहा। नहीं ठीक बदला। है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो सोचना है इस पे थोड़ा सा कि I बाय, देखो 2-3 क्वेश्चन है इस टॉपिक से, मतलब मुझे एक क्लास और लगेगी अभी इसके ऊपर। 2-3 चीज़ें हैं। एक टर्म है करंट, ठीक है, एक टर्म है करंट, एक टर्म है जे मतलब करंट डेंसिटी, और एक टर्म हो गई VD मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। 3 टर्म है ये, ठीक। तीनों टर्म के अंदर वो बार बार पूछता है एरिया बदलने से क्या बदलता है और क्या नहीं बदलता, ठीक है। तो आपने ये चैप्टर पढ़ लिया ऑलमोस्ट पूरा, तो एक बार दिमाग लगाना, ठीक। इसको एज अ होमवर्क लो और थोड़ा सा डिड्यूस करने की कोशिश करो कि क्या बदलेगा और क्या नहीं बदलेगा। बड़ा सही क्वेश्चन है इसके ऊपर। इस पर 2-3 क्वेश्चन आए अभी तक बस। एक तो ये कि एरिया है, एक उसमें यही क्वेश्चन, यही पे आया था क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन CBSE का है कि आगे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन असाइनमेंट के अंदर भी है, बोला आगे जा रहे हैं, और आगे जाते हुए मतलब ये एरिया चेंज हो रहा है। तो अगर ये एरिया चेंज होगा ऐसे, तो एरिया बदलने से इन तीनों में क्या क्या बदलेगा? करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे 4-5 पैरामीटर दे रखे हैं और ये ऐसे इंक्रीज कर रहा है। कभी एरिया इंक्रीज कर देगा, कभी मतलब एरिया का ही मेल नहीं आता है, तो एरिया चेंज करने से इन सब पे क्या फ़र्क पड़ेगा। बढ़िया क्वेश्चन है। तो अभी पहले बेसिक देखते हैं, फिर इस पे आएंगे। शायद आज तो नहीं आ पाएंगे। तो अभी जे है I बाय ए NEVD। तो कुछ और पैरामीटर्स डिड्यूस करते हैं। तो I बाय ए इक्वल टू NEVD। NEVD कितना है? EE टाउ बाय M, ठीक है। कितना है? EE टाउ बाय M। तो J इक्वल टू आएगा NE² टाउ बाय M इंटू E। J क्या आएगा? NE² टाउ बाय M इंटू E। बताना NE² टाउ बाय M क्या होता है? पीछे लिखा था अभी, एक पेज और, एक पेज और, एक पेज और। वीडी। NE² टाउ बाय M क्या होता है? सिग्मा, मतलब कंडक्टिविटी। क्या होता है? NE² टाउ बाय M इंटू E क्या होता है? कंडक्टिविटी। तो दिस टर्म इज कंडक्टिविटी। तो J इक्वल टू कितना आएगा? सिग्मा E। जहाँ पे सिग्मा कितना है? NE² टाउ बाय M। ये मेरे पास सिग्मा की वैल्यू आ गई। इस फॉर्मूले को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो J आएगा सिग्मा
ई, और ये मेरे पास आ गया वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये हमारे पास आ गया वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो 2 मार्क्स में ये ड्राइव करने के लिए आ जाता है कि वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ को लिखो, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। मैं वो लगा था कि मैं आज करा दूंगा सारा, पर लग रहा है अब मुझे कुछ और क्वेश्चन लाने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसी को करते हैं चलो डिटेल में ना। जो जे वाला पोर्शन है इसके लिए हम कुछ और क्वेश्चन लेकर आएंगे नेक्स्ट क्लास में। वैसे बाकी सब खत्म है, जो आपके बोर्ड का पार्ट था वो सारा ओवर है। जे में हमें बहुत ज़्यादा करना नहीं है, पर हम 2-4 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम 2 क्लास लेंगे, ये ख़त्म करेंगे और अगला चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। सर मेरी वॉइस आ रही है? हाँ आ तो रही है वॉइस। ओके सर।